अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हमारा सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एग्जाम्स करीब हैं और हम पहले इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्नट इंजन। कार्नट इंजन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कार्नट इंजन है क्या। कार्नट इंजन एक हीट इंजन है। हीट इंजन का काम क्या होता है कि हीट इंजन जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो कार्नट इंजन इज अ हीट इंजन which may have efficiency up to 90%। यानी कि ये एक हीट इंजन है। अच्छा, और ये ख्याली इंजन है, यानी कि हाइपोथेटिकल इंजन है। तो हाइपोथेटिकल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मोर देन मतलब 90 अप टू 90% हो सकती है। 100% इसकी भी एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, ये हम अभी आगे जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये सादी कार्नोट नामी फ्रेंच इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था और इसकी पहले डेफिनेशन तो यही आ जाएगी कि इट इज द हीट इट इज एन हाइपोथेटिकल heat engine which may have efficiency up to 90% and it was designed by Sadi Carnot। ठीक। अच्छा, अब कार्नट इंजन में बेसिकली है क्या, किस तरह काम करता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस ख्याली इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कंपोनेंट्स। पहले नंबर पे आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि उसमें कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पहले तो आ जाता है कि पहले नंबर पर आ जाता है आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस। एज अ वर्किंग सब्सटेंस, अब ये वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस पे काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि गाड़ी चल रही है और अगर वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो उसमें ऑब्वियसली उसके इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो मेन कंपोनेंट होगा फ्यूल। ठीक, तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे आ गया और इसका वर्किंग सब्सटेंस है आइडियल गैस। ठीक, जिस पे काम कर सकते हैं। सेकेंड, a cylinder with heat insulating walls but heat conducting base. Heat insulating walls but heat conducting base. Third one, a hot reservoir. Hot reservoir, सही है। ऐसा reservoir यानी कि at temperature T1, यानी कि हॉट रिजर्वायर और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा T1। कोल्ड रिजर्वायर और इसका टेम्परेचर क्या होगा एट T2, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद हम कहेंगे परफेक्ट इंसुलेटर, यानी कि ऐसा सिस्टम हो कि मुकम्मल तौर पे सिस्टम को से हीट ट्रांसफर ना हो। ठीक, तो ये आपको चीजें पड़ेंगी और जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन भी होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। तो सबसे पहले तो ये इसके कंपोनेंट्स होंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें मौजूद होनी चाहिए। ख्याली ही सही, लेकिन ये इंजन को हम बना सकते हैं ख्यालों में। ठीक, अच्छा, अब
हम ये अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि अगर कोई चीज ख्याली है तो हम पढ़ते क्यों हैं, जब ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन देखिए, हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम कंपेयर करते हैं इससे, कि कार्नोट इंजन के इससे जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वहां से हम किसी इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स आ गए। अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूं। सही है, अब आपको वर्किंग बताता हूं। तो कार्नोट इंजन की वर्किंग में 4 प्रोसेस है हमारे पास, मतलब 4 प्रोसेस इस पे होते हैं। ठीक, अब 4 प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हैं पहले मैं बता देता हूं। देखिए, हमने बात की कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस को हमने एक ऐसे सिलेंडर में रखा हुआ है जो आज की बेस से तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, वॉल से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ना ही मूवेबल पिस्टन से हो सकती है। और गैस को हमने रखा हुआ है, इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T1। अब हमने, ये हमारा इनिशियल कंडीशन, हमने सबसे पहले इसको रख दिया एक हॉट रिजर्वायर पे। हॉट रिजर्वायर का मतलब क्या है? जहां से हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका टेम्परेचर मतलब इसकी हीट कितनी है? Q1 जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है, और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब इसका टेम्परेचर भी T1 है, इसका टेम्परेचर भी T1 है, तो हीट भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रेशर P1 से रिड्यूस होके, देखिए यहाँ पे 4 वेट्स है, यानी कि प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, प्रेशर कम कर दिया है, तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से गैस एक्सपैंड होगी। और जब एक्सपैंड होती है तो वहां पे क्या होगा कि एक काम कर रहा है हम टेम्परेचर बढ़ाने वाला, दूसरा काम कर रहे हैं टेम्परेचर कम करने वाला, तो ना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल, और क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये प्रोसेस ए में हो गया। प्रोसेस बी में इसको हमने एक इंसुलेटर पे रख दिया। अब इंसुलेटर वॉल से और पिस्टन से पहले ही हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थी, अब बेस से भी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि परफेक्ट इंसुलेटिंग सिस्टम बन गया। उस वक्त अगर हम प्रेशर को मजीद डिक्रीज करेंगे, यानी कि P2 से डिक्रीज करके P3 करेंगे, तो गैस क्या होगी? एक्सपैंड होगी। और जब गैस एक्सपैंड हो रही है, विदाउट हीटिंग एक्सपैंड हो रही है, तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली T1 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। ठीक, और वॉल्यूम V3 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही और सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट वन, तो ये प्रोसेस ए में हॉट पे रखा, प्रोसेस बी में इंसुलेटर पे रखा, और दोनों में एक्सपेंशन हुई है। प्रोसेस सी में हमने इसको कोल्ड रिजर्वायर पे रख दिया। अब देखिए, जब हॉट रिजर्वायर पे रखा था तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो थी Q1। अब कोल्ड रिजर्वायर पे रखा है तो ऑब्वियसली हीट रिजेक्ट होगी, यानी कि सिस्टम से हीट कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी, और उसको हमने सपोज किया है Q2, दैट इज कॉल्ड Q2। और इसका टेम्परेचर T2 है, कोल्ड रिजर्वायर का। अब हमने कहा टेम्परेचर T2 है, हीट जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर गिरना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि हमने जैसे यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज किया था एक्सपैंड करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस कंप्रेस होगी, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये कहलाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड लास्ट प्रोसेस में क्या किया है कि उसको अगेन इंसुलेटर पे रख दिया, प्रेशर P4 से इंक्रीज करके दोबारा इनिशियल वाली कंडीशन पे आ गए, यानी कि प्रेशर P1 हो गया, जिसकी वजह से गैस कंप्रेस हुई, वॉल्यूम V1 हो गया, और टेम्परेचर ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम इंसुलेटर के साथ
इसको कंप्रेस कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होके T1 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये कार्नोट इंजन की वर्किंग हो गई है और इसको हम कार्नोट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जहां से चले थे जो इनिशियल स्टेट थी फाइनल स्टेट भी सेम ही। ठीक, तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, यानी कि इसके एफिशिएंसी की, और इसके जो है हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि एफिशिएंसी की और ग्राफ की। तो सबसे पहले तो देखें, ग्राफ जो बनेगा वो पीवी ग्राफ बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनेगा। अब हमने कहा कि पहला अगर आप याद करें कि कार्नोट इंजन में इनिशियल प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। तो सबसे पहले हमने उसको किस पे रखा था, हॉट रिजर्वायर पे रखा था। Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई थी और गैस एक्सपेंड हुई थी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो आइसोथर्मल कर्व हमेशा इस तरह बनता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो पहला प्रोसेस ए का ग्राफ इस तरह बनेगा। उसके बाद प्रोसेस बी में हमने उसको इंसुलेटर पे रख दिया था। जैसे ही हमने उसको इंसुलेटर पे रखा था और प्रेशर को मजीद डिक्रीज किया था, गैस तो एक्सपैंड हुई थी, लेकिन क्योंकि विदाउट हीटिंग एक्सपैंड हुई थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक कर्व जो है वो आइसोथर्मल से थोड़ा स्टीपर होता है। तो यहां पे ये इस तरह ये ग्राफ ये बनेगा प्रोसेस बी का। ठीक, उसके बाद जब हम प्रोसेस सी की बात करते हैं तो उसमें हमने इसको कोल्ड रिजर्वायर पर रखा था। कोल्ड रिजर्वायर पर रखने के बाद हमने उसका प्रेशर इंक्रीज किया था, जिससे क्या हुआ था, कंप्रेशन हुआ था, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था। तो प्रोसेस सी का ग्राफ कुछ इस तरह बने। ठीक, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो प्रोसेस सी में आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था। और फिर लास्ट में प्रोसेस डी में अगेन हमने इंसुलेटर पे रखा था, प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया था, जो इनिशियल प्रेशर था वहीं पे आ गए थे। तो ये भी इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये देखें, कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम इस ग्राफ से भी बता सकते हैं कि इसके ये ग्राफ जितना वाइड होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व जितना ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ ये हमेशा वर्क डन देता है। देखिए ना आप, अगर आपने याद हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन हम कहते हैं पी डेल्टा वी। सही है, तो पी डेल्टा वी यानी कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये हमेशा वर्क को जाहिर करता है। तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो ये हमेशा वर्क को जाहिर करता है। अब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर, इस प्रोसेस में टेम्परेचर था T1 और हीट जो एब्जॉर्ब हुई थी वो Q1, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर था T2 और जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो क्या थी, Q2। तो अब हम एफिशिएंसी देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे परसेंट में आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आउटपुट क्या होगा, पूरे प्रोसेस में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है वर्क डन, और वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू। पूरे प्रोसेस में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो वर्क डन मिल रहा है, काम मिल रहा है, क्योंकि पिस्टन मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। और इनपुट पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो इनपुट सिर्फ हीट एब्जॉर्ब है, और वो कितनी है, वो है Q है। अब हम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आउटपुट
डेल्टा डब्ल्यू अपॉन इनपुट Q1 और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला। अब हम डेल्टा डब्ल्यू को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखिए पूरे कार्नट साइकिल की अगर हम बात करें तो जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 T1 और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 V1 इसका P1 T1 V1 T1, इसका मतलब कि पूरे प्रोसेस में the initial and final states are same, so there will be no overall change in internal energy। सही है, तो डेल्टा यू की जगह हम 0 रख सकते हैं क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम है। तो यहाँ पे हमने कहा कि डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू क्या है, Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई है और Q2 हीट रिजेक्ट हुई है। तो डेल्टा डब्ल्यू का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो अब डेल्टा डब्ल्यू की जगह जब हम इक्वेशन 1 में Q1 माइनस Q2 रखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ इस तरह आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको हम इस तरीके भी ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। और Q1 से Q1 कैंसिल, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब ये Q2 और Q1 क्या है, देखिए जब Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही थी तो उस वक्त का टेम्परेचर था T1 और जब Q2 हीट रिजेक्ट हो रही थी तो उस वक्त का टेम्परेचर था T2, कांस्टेंट था, दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस थे। तो इट मींस जो Q2 और Q1 का रेशियो होगा वही रेशियो T2 और T1 का भी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो फाइनली एफिशिएंसी का लास्ट फॉर्मूला क्या आ सकता है कि इसकी जगह हम Q2 अपॉन Q1 की जगह T2 अपॉन T1 रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया एफिशिएंसी का लास्ट फॉर्मूला। तो ये एफिशिएंसी के कई फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट में भी है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी है। तो स्टूडेंट्स ये 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जरा कंसीडर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। इसके लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।